तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ की मदद से मून पैलेस की फेरी सीनियर डाई को अवेकन करके उन्हें आजाद कर देती है और इसके बदले में सीनियर डाई ने चांगशाओ को विच क्लैन के ओरिजिन की पावर गिफ्ट कर दी। साथ ही साथ चांगशाओ को सेंट टाइचिंग ने अपना डिसाइपल भी बना लिया था। अब चांगशाओ का काम है अपने साथ कुछ और लोगों को अपॉइंट करना जिन्हें सेंट टाइचिंग के डाओ प्रिंसिपल सीखने होंगे। तो चांगशाओ तुरंत ही अपने कुछ लोगों को डाओ प्रिंसिपल सिखाने का डिसाइड करता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शॉकिंग पिक का सीन दिखाया गया जहां पर चांगशाओ सीनियर बाइजे से पूछने लगा कि बताएं सीनियर, इन 3 सालों में प्रीमोर्डियल वर्ल्ड में क्या क्या मसले हुए। मैं 3 सालों से डाओ टीचिंग में बिजी था तो मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है इसकी कोई खबर ही नहीं। जिस पर सीनियर बाइजे कहते कि डिस्टर्बेंस तो कोई नहीं हुआ मगर कुछ अजीब सी चीजें मैं तुम्हें बताना जरूर चाहूंगा। हेवनली कोर्ट के लीबाई ने लाइव परफॉर्मेंस दिखाकर सबको एंटरटेन किया। इनफैक्ट वो तो ड्रैगन प्रिंस यांसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था मगर यांसी ने लाइव ब्रॉडकास्टिंग में ही उसकी धुलाई कर दी। जिसके बाद चांगशाओ अगली न्यूज देखता है जहां पर हेवनली कोर्ट का बंदा सेंजू बिन्स की खेती के बारे में अपडेट दे रहा था। मैच मेकर भी अपनी नई नई जोड़ियां बनाने में बिजी थे। तो अब बाइजे चांगशाओ को बताते हैं कि आपकी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग पूरे हेवनली कोर्ट में पॉपुलर हो गई। तो अगर अब आप कोई भी प्लान बनाओगे तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए चांगशाओ जेड एम्परर को अपना सुपर हेवनली सोल्जर्स को लॉन्च करने का प्लान बता देता है। इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हेवनली कोर्ट में जस्टिस का एक नया बैनर एस्टेब्लिश होगा जिसके चलते पूरे प्रीमोर्डियल वर्ल्ड में हेवनली कोर्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। मगर इस प्लान का मेन मुद्दा था इन हेवनली सोल्जर्स के लिए एक स्पोक पर्सन ढूंढना जो कि इन्हें लीड करेगा। और चांगशाओ ने इस काम के लिए ऑलरेडी किसी को सिलेक्ट किया हुआ था जो कोई और नहीं बल्कि शुयाना थी। वो अपने बेहतरीन तलवारबाजी के दम पर कई सारे डीमंस से अकेले ही निपट रही थी और उसकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रीमोर्डियल वर्ल्ड में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे। वेल यही तो चांगशाओ का मकसद था। दरअसल कुछ टाइम पहले चांगशाओ ने शुयाना को इन्फॉर्म कर दिया कि वो उसे हेवनली कोर्ट के जस्टिस बैनर में शामिल करना चाहता है मगर इसके लिए शुयाना को अपनी सोड के जरिए सबको दिखाना होगा कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है ताकि सबको पता चले कि शुयाना अर्थ एंड हेवन पर जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो इसी वजह से शुयाना लगातार 3 सालों तक डीमंस को खत्म करती रही ताकि वो जेड एम्परर के नजरों में आ पाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। हेवनली कोर्ट में अनाउंस किया जाता है कि वाटर गॉड को किसी फीमेल इमॉर्टल की जरूरत थी जो कि डीमंस को खत्म करने में माहिर हो और आज हमारी वो तलाश पूरी हो गई। जिसके बाद वहाँ पर शुयाना की एंट्री होती है। चांगशाओ ने शुयाना को हेवनली कोर्ट का हिस्सा इसलिए बनाया ताकि शुयाना यहाँ पर सेफ रह पाए। यहाँ पर हम देख पाते कि शुयाना का कॉस्ट्यूम भी बदल चुका है क्योंकि अब वो हेवनली कोर्ट की सुपर सोल्जर्स को लीड करेगी। अब शॉकिंग पिक में चांगशाओ से मिलने के लिए विजिटर्स आ चुके थे जिनमें है जाओ गॉन्गमिंग और उसकी बड़ी बहन युनशाओ। जाओ गॉन्गमिंग चांगशाओ से कह रहा था कि तुम अब सेंट टाइचिंग के डायरेक्ट डिसाइपल बन चुके हो। पूरे प्रीमोर्डियल वर्ल्ड में इसी के बारे में डिस्कशन हो रहे और हम भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं पर चांगशाओ तो युनशाओ को देखकर ही खुश हो गया था तो तुरंत ही युनशाओ के पास जाने लगा मगर बीच में आ जाती है युनशाओ की बेरहम बहनें। उनके हाथ में बहुत ही खतरनाक वेपन्स थे जिन्हें देखते ही बेचारा चांगशाओ डर के मारे पीछे हटने लगता है। उससे कहती कि हम तुम्हारे डिसाइपल बनने के बारे में जानना नहीं चाहते। पहला तो तुम हमें ये बताओ कि मून पैलेस के फेरी के साथ तुम्हारी प्राइवेट मीटिंग में क्या हुआ था। बताओ तुम दोनों ने मिलकर क्या क्या मसले किए। अगर तुमने एक भी बात हमसे छुपाई तो हम तुम्हारा गला काट देंगे। उनकी धमकियां सुनते ही चांगशाओ काफी ज्यादा डर जाता है इसलिए तुरंत ही उन्हें मून पैलेस की फेरी के साथ हुई मीटिंग के बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि मेरा फेरी के साथ मुलाकात करने का बस एक ही रीजन था जो कि थी सीनियर डाई के स्पिरिट की आजादी। वो काफी सालों से इवल गोल्ड में कैद थे तो हम दोनों ने मिलकर उन्हें आजाद कर दिया। वेल इन दोनों सिस्टर के पास ट्रुथ रिवीलिंग बीड थी जो कि उन्हें बताती है कि चांगशाओ एकदम सच बोल रहा। इसी वजह से युनशाओ की बहनों ने चांगशाओ को बख्श दिया मगर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर चांगशाओ किसी और लड़की के साथ मुंह काला करेगा तो वो अपनी कैंची से उसका मुंह ही धड़ से अलग कर देगी। उनकी धमकियां सुनकर चांगशाओ के पसीने छूट गए। वहीं पर युनशाओ को ये सब देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। जिसके बाद हमें हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया गया जहाँ पर जेड एम्परर की बेटी लॉन्गजी अपने फादर से कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब आप हेवनली कोर्ट में नहीं थे तब हमारी मार्शल आंटी मॉर्टल वर्ल्ड गई थी। आप कई सालों तक यहाँ पर नहीं
नहीं थे तो मैं भी मार्शल आंटी को रोक नहीं पाई, लेकिन आपके वापस आने के बाद भी मैंने आपसे वो बात छुपा कर रखी। जब आपने मुझे उनके बारे में पूछा था तब मैंने आपसे झूठ बोला कि वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। दरअसल वो मॉर्टल वर्ल्ड में थी। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मगर अब जेड एम्परर काफी ज्यादा भड़क गए थे और अपने फादर का गुस्सा देखकर ही लॉन्गजी ने रोना शुरू कर दिया। जेड एम्परर कहने लगे कि यूनहुआ ने तो मुझे हर्ट किया है और अब तुम भी वही कर रही हो, तुम दोनों ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। जाओ जाकर अपनी गलतियों के बारे में सोचकर खुद को ही पनिश करो। तो लॉन्गजी रोती हुई वहाँ से चली गई। इधर चांगशाओ सोचता है कि यूनहुआ जेड एम्परर की छोटी बहन है। जब जेड एम्परर ट्रिब्यूलेशन को फेस कर रहे थे तभी वो हेवनली कोर्ट से भाग निकली। उसने मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर वहाँ के एक मॉर्टल से शादी कर ली थी और अब उसके 3 बच्चे हैं। वेल उस मॉर्टल का नाम था यांग टियान्यू। यूनहुआ को एक प्रिंसेस बनने की बजाय मॉर्टल्स बनकर जिंदगी गुजारना पसंद है। वो जरूर से यांग टियान्यू से बहुत ज्यादा प्यार करती होगी और अब जेड एम्परर को अपनी सिस्टर के कारनामे के बारे में पता चल चुका था। चांगशाओ को याद आता है कि जब उसने मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर एक मास्टर बनने का नाटक किया था तब उसके डिसाइपल्स में यांग टियान्यू भी शामिल था। यूनहुआ और यांग टियान्यू ने हेवनली कोर्ट से बचने के लिए एक फॉरेस्ट में अपना घर बना लिया और ये जगह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन से कवर्ड है, इसलिए हेवनली कोर्ट यूनहुआ को ढूंढ ही नहीं पाया। यूनहुआ को लग रहा था कि उसने अपने सीक्रेट को काफी अच्छे से कवर किया है, मगर जेड एम्परर ऑलरेडी इसके बारे में जानते थे। यांग टियान्यू ने यूनहुआ को पहले ही बता दिया था कि वो कल्टीवेट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं है, जिसके चलते वो सिर्फ 100 सालों तक ही जी पाएगा और उसे इस बात का भी अफसोस था कि उसकी मौत के बाद यूनहुआ को तकलीफ होगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये बंदा यूनहुआ से बहुत प्यार करता है। साथ ही यून ने भी उससे वादा किया था कि चाहे वो 100 सालों के लिए जिए या फिर एक दिन के लिए, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वो अपने पार्टनर का साथ किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाली थी और ऐसे ही साल बीतते गए और इसी दरमियान यूनहुआ ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक का नाम था यांग जियान। चांगशाओ ने अपने प्लैनेट ब्लू स्टार पर इनकी फोकटेल सुनी थी, जिसमें बताया गया था कि यांग जियान के फादर और उसका बड़ा भाई हेवनली कोर्ट के हाथों मारे गए हैं। साथ ही उसकी मदर को पिच माउंटेन के नीचे सप्रेस कर दिया और इसी वजह से यांग जियान ने पिच माउंटेन को 2 हिस्सों में काट दिया था, जिसके चलते पूरे हेवनली कोर्ट में दहशत मच गई। साथ ही साथ हेवनली कोर्ट उस बच्चे की बहादुरी से भी इम्प्रेस हो गया, तो उन्होंने यांग जियान को अपने हेवनली कोर्ट का जनरल बना दिया और वो एक बहुत ही खतरनाक जनरल के नाम से मशहूर हो गया। साथ ही यांग जियान का एक सेंटेंस भी काफी ज्यादा फेमस था। वो हमेशा यही कहता कि ऑर्डर्स को फॉलो करो, ना कि कमांड्स को। यांग जियान कम उम्र में ही काफी ज्यादा समझदार बन गया क्योंकि उसके दिल में बचपन से ही नफरत थी। अब चांगशाओ जेड एम्परर से कहने लगा कि मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर यूनहुआ ने गलती की है, उसने यहाँ के रूल्स को ब्रेक किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उनकी पहली गलती समझकर उनकी पनिशमेंट को थोड़ा सा कम कर दोगे। जिस पर जेड एम्परर कहते कि मैं यानहुआ को पनिश कैसे करना है उसके बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि यानहुआ इतने सालों से हेवनली कोर्ट में रहकर भी कुछ भी सीख नहीं पाई। उसे पता ही नहीं कि दुनिया अब उसे कैसे जज करेगी। इधर चांगशाओ भी समझ जाता है कि जेड एम्परर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। एक तरफ तो यूनहुआ के बड़े भाई है और दूसरी तरफ वो हेवनली कोर्ट के रूलर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि अब उन्होंने किसका साथ देना चाहिए, अपनी सिस्टर का या फिर हेवनली कोर्ट के नियमों का। तब चांगशाओ भी वहाँ से मायूस होकर निकल गया। इसी दरमियान मच्छरों की रानी कांगपेंग ने चांगशाओ को जीफांग टाओइज्म की सारी हरकतों के बारे में बता दिया। उसने चांगशाओ को जीफांग टाओइज्म के हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट की थी और इन्हीं रिपोर्ट्स के जरिए चांगशाओ को पता चला कि जीफांग टाओइज्म यूनहुआ के बारे में ऑलरेडी जान चुका है। तो अब इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर वो लोग जेड एम्परर को निशाना बनाएंगे। वही दूसरी तरफ हम जीफांग टाओइज्म के बोधी को देख पाते हैं। वो अपने सेंट को बता रहा था कि यानहुआ ने एक मॉर्टल के साथ शादी कर जेड एम्परर की नाक कटा दी। जेड एम्परर को बदनाम होने का डर है, तो क्यों न हम इसी का फायदा उठाएं। और फिर जीफांग टाओइज्म के लोगों ने यूनहुआ की पूरी प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में बदनामी कर दी। सभी लोग बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि जेड एम्परर की सिस्टर ने उन्हें धोखा दिया। उसने सीक्रेटली ही मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर एक मॉर्टल से शादी कर ली। इतना ही नहीं, उसने तो 3 बच्चे पैदा किए हैं। इधर जेड एम्परर को भी पता चल गया था कि उनकी फैमिली का मैटर पूरे प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में फैल चुका है। तो चांगशाओ से कहते कि इससे हमारे हेवनली कोर्ट के लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूंगा। जिस पर चांगशाओ कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस मैटर को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्लानिंग बनाई है। मेरी प्लानिंग के जरिए हम इन सभी निगेटिव रूमर्स को खारिज कर देंगे। वही दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट के आर्मी के सोल्जर्स भी इसी बारे में बात कर रहे थे। वो कहते पता नहीं उस यांग टियान्यू में ऐसा क्या था जो कि यूनहुआ उसके
प्यार में पागल हो गई। उस बंदे के पास तो ना ही पावर्स है और ना ही अच्छे लुक है। और तभी वहाँ पर ली बाई की एंट्री होती है। ये बंदा भले ही कितना ज्यादा थरकी क्यों ना हो, मगर ये चांग शाओ का वफादार था और तुरंत ही उन लोगों को एक रिकॉर्ड शो करते हुए बताने लगा कि यांग टियान्यू कोई आम बंदा नहीं बल्कि वो एक गोल्डन इमॉर्टल का ही रीइंकार्नेटेड फॉर्म है। इतना ही नहीं, यून हुआ तो पिछले 3 जन्मों से उन्हीं की बीवी बनी है और इस बात को तो खुद हेवन के मैच में करने कंफर्म किया है। इसलिए उन लोगों की बदनामी करने की बजाय आप पहला इस रिकॉर्ड को चेक कीजिए। चांग शाओ की इस प्लानिंग से जेड एम्परर काफी ज्यादा खुश हो गए। इस तरह से वो अपनी इज्जत को बचा सकते थे, साथ ही उन्हें अपने सिस्टर को पनिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जीफंग टाओइज्म को पता था कि वाटर गॉड की एक चाल है। सेंट जुंटी कह रहा था कि वाटर गॉड की वजह से जेड एम्परर की लुटी हुई इज्जत दोबारा से रिस्टोर हो रही है। अब तो हम उस जेड एम्परर को नीचा नहीं दिखा पाएंगे। जिस पर बोधी कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बना लिया है। जिसके बाद हम यांग टियान्यून और युन हुआ को देख पाते हैं। इन दोनों को कोई खबर ही नहीं थी कि इनके बारे में प्रिमोर्डियल वर्ल्ड को ऑलरेडी पता चल चुका है। और तभी अचानक से उनके घर में एक डीमन घुस जाता है। वो उनकी बच्ची को खत्म करने ही वाला था कि तभी युन हुआ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो डीमन जल्दी से उनके दूसरे बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन यांग टियान्यून उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि वो एक मॉर्टल था, जिसके चलते उसके अटैक का इस डीमन पर कोई असर नहीं होने वाला। उल्टा उस डीमन ने ही यांग टियान्यून को दूर फेंक दिया। अब वो डीमन उनके बेटे यांग जियान को मारने ही वाला था कि तभी उस डीमन का पंच वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि तब तक युन हुआ ने अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद वो एक ही सेकंड में उस डीमन को खत्म कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से कुछ डिमोनिक ऑरा क्रिएट होकर उसमें से एक और भयानक डीमन फॉर्म हो गया। वो डीमन इनके बेटे यांग जियांग को खत्म करने ही वाला था, मगर युन हुआ ने उस पर अपनी नाइफ से हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब ढेर सारे डीमंस आ चुके हैं। तो यांग टियान्यून अपने बच्चों को संभालने लगा और युन हुआ उन डीमन से निपट रही थी। साथ ही साथ उसने अपने फैमिली के आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, जिसे वो डीमन चाहकर भी ब्रेक नहीं कर सकते थे। उन डीमंस को पता था कि जब तक युन हुआ जिंदा है वो उसकी फैमिली को खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो डीमंस पोर्टल ओपन करके यहाँ से वहाँ मूव होकर यान हुआ को खत्म करने की कोशिश करने लगे। लेकिन युन हुआ के पास डिवाइन पावर्स थी, जिसके चलते वो इन सब पर भारी पड़ जाती है। इस बार तो उसने अपने फैमिली को जैसे तैसे बचा लिया था, मगर वो जानती है कि अब तो यहाँ से मुसीबतों की शुरुआत होगी और उसे अब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। इधर जेड एम्परर मायूस होकर कह रहे थे कि युन हुआ तुमने जिस पाथ को चूज किया है उस पर बस तुम्हें बर्बादी मिलेगी। तुमने उस मॉडल के साथ शादी करके सबसे बड़ी गलती की है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारा भाई होकर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें हेवनली कोर्ट की मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर इमॉर्टल फू जेड एम्परर को बता रहे थे कि युन हुआ हमारे हेवनली कोर्ट की मेंबर थी, मगर फिर भी उसने हमारे कोर्ट के रूल्स को ब्रेक करके वो मॉर्टल वर्ल्ड में चली गई। वहाँ जाने के लिए उसने किसी की परमिशन नहीं ली थी, तो ये हुआ उसका पहला क्राइम। साथ ही साथ वो यहाँ की डिवाइन ड्यूटीज की भी रिस्पॉन्सिबल थी, मगर उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया और ये है उसका दूसरा क्राइम। वो हमारी प्रिंसेस थी, मगर फिर भी उसने एक मॉर्टल के साथ प्राइवेटली शादी कर ली, जिससे हमारे हेवनली कोर्ट की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। तो हमारे कोर्ट को बदनाम करना ये है उसका तीसरा क्राइम। तभी एक दूसरा इमॉर्टल आगे आकर बताने लगा कि युन हुआ ने जो क्राइम किए हैं इसके बारे में पूरे प्रिमोर्डियल वर्ल्ड को पता चल गया है। लोग हमारे हेवनली कोर्ट का मजाक बना रहे, इसीलिए प्लीज आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आइंदा से कोई भी हमारे हेवनली कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। और अगर युन हुआ को सजा नहीं मिली तो फिर हम हेवनली कोर्ट के लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। उस बंदे की बातों को कुछ लोग पूरी तरह से अपना सपोर्ट दिखा रहे थे, जिससे जेड एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मगर तभी चांग शाओ सामने आकर कहने लगा कि एम्परर इमॉर्टल फू ने जो कुछ भी कहा है वो सारी बातें रीजनेबल हैं, मगर हेवनली कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाने से पहले फेयर रहना होगा। जस्टिस दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। प्रिंसेस युन हुआ मॉर्टल वर्ल्ड में डिसेंट हुई या नहीं, ये बात तो हमारे पैलेस की खुफिया इन्फॉर्मेशन थी, तो इस बात का रूमर किसने फैलाया उसे भी पनिश किया जाना चाहिए। और हाँ, मैं खुद इमॉर्टल वर्ल्ड में जाकर हमारी प्रिंसेस युन हुआ को वापिस लाना चाहता हूँ। जिस पर इमॉर्टल फू कहता है कि एम्परर मैं भी वाटर गॉड के साथ जाना चाहूंगा। लेकिन उसी वक्त जेड एम्परर ने अपनी डिवाइन पावर को रिलीज कर दिया। उन्होंने वहाँ पर आइसोलेशन फॉर्मेशन सेटअप किया था, यानी कि अब कोर्ट का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा पाएगा। और ये सब देखकर इमॉर्टल फू थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। वो जेड एम्परर से पूछ रहा था कि प्लीज बताइए आप ये सब क्यों कर रहे हो। इतना ही नहीं, जेड एम्परर ने जो भी लोग युन हुआ की बदनामी कर रहे थे उन सब को भी कैप्चर कर लिया, जिसमें इमॉर्टल फू भी शामिल था। अब जेड एम्परर अपने कोर्ट को बताने लगे
कि मैटर रिजॉल्व करने में मुझे मेरे प्यारे ऑफिशियल्स की कोई जरूरत नहीं। देखा जाए तो ये मेरा पर्सनल मैटर था, मगर तुम लोगों ने इसे बहुत बड़ा मसला बना दिया। दरअसल चांगशाओ ने जेड एम्परर को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था कि भले ही चांगशाओ युनहुआ की इज्जत बचाने के लिए झूठे रिकॉर्ड स्प्रेड करेगा, लेकिन इससे वो जीफंग टाओइज्म को रोक नहीं सकते, क्योंकि हेवनली कोर्ट को बदनाम करने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलने वाला। तो वो लोग इस मैटर को गिव अप नहीं करेंगे। साथ ही साथ चांगशाओ ने एक लिस्ट प्रिपेयर की थी जिसमें उन सभी लोगों के नाम मेंशन थे जो कि इमॉर्टल फू से वफादार है। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर युनहुआ की बदनामी की थी। उस लिस्ट को पढ़ते ही जेड एम्परर काफी ज्यादा भड़क गए थे। चांगशाओ ने बताता है कि कल के कोर्ट सेशन में ये लोग जरूर से इस टॉपिक पर बात करेंगे। वो आपसे कहेंगे कि प्रिंसेस युनहुआ को यहाँ लाकर पनिश किया जाए। साथ ही वो लोग ऐसा शो ऑफ करेंगे कि उन्हें हेवनली कोर्ट की काफी ज्यादा फिक्र है। तब आप समझ जाना कि वो सभी लोग धोखेबाज हैं। वही जीफंग टाओइज्म के साथ मिलकर हमें नीचे गिराने की साजिश कर रहे हैं। तो जेड एम्परर चांगशाओ से वादा करते हैं कि कल होने वाली मीटिंग में वो जरूर से उन सभी मिनिस्टर पर ध्यान देंगे। इन सारे धोखेबाज लोगों को जड़ से मिटाना होगा, वरना तो फ्यूचर में भी ऐसी और हरकतें करके हमें परेशान करेंगे। और रही बात युनहुआ की, तो उसने हेवनली कोर्ट की परमिशन लिए बिना ही मॉर्टल वर्ल्ड में कदम रखा, जिससे हमारे नियमों का वायलेशन हो गया। लेकिन वो मेरी सिस्टर है और उसका क्राइम ये है कि उसने किसी से प्यार किया, तो इतनी सी बात के लिए मैं उसे पनिश नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल हम सभी को प्यार करने का अधिकार है, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मुझे उसे थोड़ा बहुत पनिश तो करना ही होगा। इसलिए जल्द से जल्द हमें युनहुआ को यहाँ लेकर आना होगा, ताकि मैं उसे हल्की फुल्की पनिशमेंट देकर इन सब के मुंह बंद कर दूं। वही दूसरी तरफ जुंटी कह रहा था कि जेड एम्परर इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिसके बाद जुंटी बोधी को अपना सबसे पावरफुल ट्रेजर दे देता है। वेल, इसका नाम था 7 वंडरफुल ट्री। जुंटी कह रहा था कि इसका यूज कैसे करना है ये तुम डिसाइड करो, मैं बस चाहता हूँ कि हेवनली कोर्ट की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तो बोधी उस ट्रेजर को लेकर एक बहुत ही डरावनी सी जगह पर चला गया, जहाँ पर बस इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। साथ ही साथ वहाँ पर हम एक बंदे को भी देख पाते हैं जिसे कस के बांध कर रखा हुआ था। तो बोधी ने तुरंत ही जाकर 7 वंडरफुल ट्री का यूज करते हुए उस बंदे पर कई सारे हमले कर दिए। उस पेड़ की ब्रांचेस उस बंदे की बॉडी में घुसती जा रही थी और फिर थोड़ी देर में वो पूरी तरह से उस पेड़ में ट्रैप हो गया। वेल, इस पेड़ में इवल पावर्स मौजूद थी जिसने उस बंदे को भी इवल में तब्दील कर दिया। मेरे ख्याल से बोधी इस बंदे का यूज करके युनहुआ को खत्म करने की प्लानिंग बना रहा होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।